नमस्कार दोस्तों, दिस इज अनिष्मान दीक्षित। आज हम बात करने जा रहे हैं मेरा एसेट एनवाईएससी फैंग प्लस ईटीएफ और मेरा एसेट एनवाईएससी फैंग प्लस ईटीएफ फंड ऑफ फंड की एक्सचेंज ट्रेडेड फंड क्या होता है, फंड ऑफ फंड क्या होता है, इसके बारे में समझेंगे। और ये फैंग प्लस इंडेक्स क्या है, इसके बारे में बात करेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस पर्टिकुलर फंड ऑफ फंड के थ्रू या इस पर्टिकुलर एक्सचेंज ट्रेडेड फंड के थ्रू हम लोग अमेरिका और चाइना की मार्केट में यानी इंटरनेशनल कंपनियों में एक्सपोजर ले सकते हैं। और वो इंटरनेशनल कंपनियां दुनिया की सबसे बड़ी टेक जाइंट्स हैं। तो फैंग का मतलब क्या हुआ? फैंग का मतलब हुआ फेसबुक, अमेजॉन, नेटफ्लिक्स और गूगल। और प्लस मतलब इसमें और बाकी 6 कंपनियां और शामिल हैं, टेस्ला, ट्विटर, बायडूज। बेसिकली ये 10 कंपनियां इसका पार्ट हैं। अमेजॉन, अल्फ़ाबेट, गूगल की पेरेंट कंपनी, एप्पल, फेसबुक, अलीबाबा, बायडूज, एनवीडिया, टेस्ला, नेटफ्लिक्स, ट्विटर। इसका थीम क्या है उसको समझ लेते हैं। सबसे पहले फैंग प्लस इंडेक्स का सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव है कि वो फोकस्ड एक्सपोजर ले रहा है ग्लोबल इनोवेशन लीडर्स में। यानी कि जो 10 कंपनियां हैं, एप्पल, टेस्ला, एनवीडिया, अमेजॉन, फेसबुक, ये अपने अपने सेक्टर की टॉप कंपनी है और एक तरह से उनकी अपनी सेक्टर में मोनोपोली है और उनका कोई कंपटीशन नहीं है। तो अगर हम इन कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हम दुनिया की बेस्ट ऑफ बेस्ट कंपनियों में एक्सपोजर लेते हैं और सबसे ज़्यादा जो एडवांटेज मिलने वाला है इन टर्म्स ऑफ रिटर्न्स वो हमें इन्हीं कंपनियों से मिलेगा आने वाले समय में। तो इस इंडेक्स की थीम क्या है? सोशल मीडिया में एक्सपोजर है लाइक फेसबुक, ई कॉमर्स में एक्सपोजर है लाइक अलीबाबा एंड अमेजॉन, प्रोडक्ट्स में एक्सपोजर है लाइक एप्पल, स्ट्रीमिंग और मीडिया और ग्राफिक्स इसमें एक्सपोजर है लाइक बायडूज, एनवीडिया, सर्च इंजन अल्फ़ाबेट, गूगल, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स टेस्ला, कंप्यूटर ग्राफिक्स एनवीडिया, ऑनलाइन शॉपिंग अमेजॉन, अलीबाबा, चाइनीज सर्च इंजन। तो ये सारे के सारे अब एक यूनिक थीम है जिसमें आने वाले समय में बहुत ज़बरदस्त पैसा बनेगा। तो अगर आप इन सब थीम्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो फैंग एक बहुत कॉन्सेंट्रेटेड और बहुत शानदार इंडेक्स है जिसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इन्वेस्ट करने के 2 तरीके बताए गए हैं। एक तो आप डायरेक्टली इसको स्टॉक चेंज से खरीद सकते हैं अगर आपके पास डीमेट अकाउंट है, और डीमेट अकाउंट जिनके पास नहीं है उनके लिए लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा। आप वहाँ पे जाके 5 मिनट के अंदर अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप म्यूचुअल फंड के थ्रू परचेज करना चाहते हैं यानी फंड ऑफ फंड के थ्रू परचेज करना चाहते हैं तो उसमें व्हाट्सएप नंबर दिया होगा डिस्क्रिप्शन में, आप उसमें व्हाट्सएप करेंगे तो हमारी टीम आपसे कांटेक्ट कर लेगी और मैं आपका पोर्टफोलियो बना दूंगा और आप डायरेक्टली ऑनलाइन इसको परचेज कर सकते हैं। तो परचेज करना इसको बहुत आसान है। फैंग प्लस इंडेक्स जो है वो इस समय का मेगा ट्रेंड कैप्चर कर रहा है क्योंकि पिछले लगभग 1.5 साल से पूरी दुनिया लॉकडाउन में है। ज़्यादातर चीज़ें ऑनलाइन हो रही हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें फिजिकल एक्टिविटीज़ थोड़ी कम हो गई हैं। इंटरनेट, स्ट्रीमिंग, गेमिंग, सोशल मीडिया, डेटा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इलेक्ट्रिक व्हीकल, क्लाउड कंप्यूटिंग, ई कॉमर्स, यही सब का बोलबाला है। आने वाले कुछ सालों में भी यही उम्मीद है क्योंकि कोविड में के नंबर ऑफ केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ते चले जा रहे हैं। 26-27 लाख केस हो गए इंडिया में एक्टिव और हर दिन 3-4 लाख नए केस आइडेंटिफाई हो रहे हैं। पूरी दुनिया में अभी भी कोविड है, वैक्सीनेशन हो रही है बट उतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है। तो ये कंपनियां आने वाले समय में लगातार बेनिफिशियरी होती रहेंगी और अगले कुछ सालों तक जब कोविड हो या ना हो उससे खास इनको फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि ये तब तक हैबिट में आ चुकी होंगी। गेमिंग, स्ट्रीमिंग, नेट सर्फिंग, ई कॉमर्स, ऑनलाइन परचेज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा माइनिंग, सोशल मीडिया, तो ये सारा का सारा हमारा डीएनए में आ चुका है। और आगे धीरे धीरे जैसे जैसे समय बढ़ेगा और हम इसके और गुलाम बनेंगे और जितना ज़्यादा हम एडिक्टेड होते जाएंगे इन सब चीज़ों के उतना ही ज़्यादा ये कंपनियां पैसा हमसे कमाती जाएंगी। अगर हम सिर्फ इन कंपनियों को पैसा नहीं देना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि ये जो कंपनियां पैसा कमाएं उससे हम भी पैसा कमाएं, तो सबसे अच्छा तरीका क्या होगा कि हमें फैंग में एक्सपोजर ले लेना चाहिए। ये जो हाईलाइटेड कंपनियां हैं ये फैंग का पार्ट है, बाकी और भी बहुत सारी कंपनियां हैं, बेस्ट ऑफ बेस्ट कंपनियां हैं दुनिया की, टेक जाइंट्स हैं
और ज़्यादातर इसमें यूनाइटेड स्टेट और चाइना की कंपनियां ही शामिल हैं। जैसे कि हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ये 10 कंपनियां अमेजॉन ई कॉमर्स में काम करती है, अल्फ़ाबेट गूगल की पेरेंट कंपनी है, एप्पल प्रोडक्ट के साथ साथ सर्विसेज में भी आ चुका है, फेसबुक ने भी बहुत सारी कंपनियों को एक्वायर करा है। एक तरह से सोशल मीडिया पे इसी का राज है, क्योंकि व्हाट्सएप भी इसी के पास है, इंस्टाग्राम भी इसी के पास है और फेसबुक तो इनके पास है ही है। अलीबाबा चाइना का टेक जाइंट है, बाइडू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंटरनेट कंपनी में चाइना में काफ़ी बड़ी कंपनी है चाइना की। एनवीडिया अगेन ग्राफिक्स कार्ड बनाता है, बहुत ज़्यादा डिमांड है इस समय इसकी, और बिटकॉइन माइनिंग के चलते इस समय इसकी इतनी ज़्यादा डिमांड है कि इसके कार्ड्स 4 गुनी कीमत पे मिल रहे हैं मार्केट में और इस कंपनी को बहुत फ़ायदा हो रहा है। टेस्ला ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, जिसकी वजह से फैंग इंडेक्स का ओवरऑल रिटर्न बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। नेटफ्लिक्स ने तो कमाल कर दिया पिछले 1-1.5 साल में। सारे जब थिएटर और बाकी सब चीज़ें बंद थी तो लोग नेटफ्लिक्स को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे थे और ट्विटर का भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है। तो इस तरह से हम ये समझ सकते हैं कि ये कंपनियाँ पिछले 1.5-2 साल से बहुत अच्छा कर रही हैं। 2017 में ये इंडेक्स बनाया गया था और मिराई के पास 2014 से इसकी बैक टेस्टिंग अवेलेबल है और आने वाले काफ़ी लंबे समय तक आप मान सकते हैं 20-25 सालों तक ये कंपनियां काफ़ी कमाल करेंगी। इन सारी कंपनियों ने काफ़ी पैसा खर्च किया है अपनी एक्सटर्नल अपॉर्चुनिटी को कैच करने के लिए और एक्सटर्नल थ्रेट को किल करने के लिए। इन्होंने क्या किया है, अपने कॉम्पिटिटर्स को बहुत तेज़ी से एक्वायर किया है और एक एक कंपनियों में आप मान सकते हैं 50-50, 100 कंपनियां शामिल हैं। देखिए ये जो डार्क ब्लू बार है नंबर ऑफ कंपनीज इन्वेस्टेड दिखा रहा है और नंबर ऑफ कंपनीज एक्वायर्ड ऑरेंज बार दिखा रहा है। तो लगभग सभी कंपनियों ने काफ़ी ज़्यादा मात्रा में, काफ़ी ज़्यादा संख्या में कंपनियों को एक्वायर भी किया है और डिफरेंट कंपनियों में इन्वेस्टमेंट भी किया है। फेसबुक का एग्जांपल ले लीजिए, 90 कंपनियों को एक्वायर किया है, 40 में इन्वेस्टमेंट किया। एप्पल ने 102 कंपनियों को एक्वायर किया है, 10 में इन्वेस्टमेंट किया है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि एक एक कंपनी 50-50, 100 कंपनियों का समूह है। तो सिर्फ ये 10 कंपनियों का इंडेक्स नहीं है, अगर हम इसको वैसे देखें तो ये बहुत बड़ा समूह ग्रुप बन जाएगा अगर हम इन सभी कंपनियों को शामिल कर दें, क्योंकि ये बहुत कंपनियां बहुत तेज़ी से एक्विजिशन कर रही हैं। बहुत सारी चीज़ों ने हमारे लाइफ को रिसेंट पास्ट में बहुत चेंज किया, जिसमें कंप्यूटर था, सोशल मीडिया था, ई कॉमर्स था, वर्ल्ड वाइड वेब था, इंटरनेट था। लेकिन आने वाले समय में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एंड्रॉयड, बिटकॉइन, ये सब सारी चीज़ें हमारे देश को और हमारी पर्सनल लाइफ को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करने वाली हैं। तो आने वाला समय इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, इन सब चीज़ों का है। फैंग प्लस कंपनीज़ ने पहले भी काफ़ी डिस्टर्ब किया है मार्केट को, टेक्नोलॉजी इनोवेशन के बेस पे बहुत ज़्यादा वेल्थ क्रिएट करी है और आने वाले समय में भी इस चीज़ों को कंटिन्यू रखेंगी। शुरुआत हुई थी इंटरनेट, कंप्यूटर, लैपटॉप, ऑपरेटिंग सिस्टम से, फिर वो सारी चीज़ें OTT स्ट्रीमिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग, सोशल मीडिया, ई कॉमर्स, कंप्यूटर गेमिंग, ग्राफिक्स में गया और आने वाले फ्यूचर में वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, साइबर सिक्योरिटी, रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वर्चुअल रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी, इन सब सारी चीज़ों पे जाने वाला है। तो इस तरह से ये पहले भी बहुत अच्छा कर रही थी, प्रेजेंट में भी बहुत अच्छा कर रही हैं और फ्यूचर में भी बहुत अच्छा करेंगी। तो इस तरह से हम पूरा भरोसा करके फैंग प्लस इंडेक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ हमें एक चीज़ और समझनी है कि सिर्फ एक एक कंपनी के पास कई बिजनेस मॉडल हैं, कई तरीक़ों से वो पैसे कमा रहे हैं। जैसे कि अगर ट्विटर की बात करें, एडवर्टीज़मेंट से भी कमा रही है, प्रमोशन से भी कमा रही है, प्रमोटेड अकाउंट से भी कमा रही है, प्रमोटेड ट्रेंड से भी कमा रही है, डाटा लाइसेंसिंग से कमा रही है, सर्च इंजन का भी इस्तेमाल कर रही है वो। अल्फ़ाबेट के पास भी रेवेन्यू के बहुत सारे तरीके हैं कमाने के, क्रोम से, गूगल सर्च से, यूट्यूब से, पिक्सल से, मैप से, बहुत तरीके से ये पैसे कमा रहे हैं। तो हर एक बिज़नेस के पास, टेस्ला का भी वही हाल है, खाली वो कार नहीं बना रही है, वो बैटरी की भी बनाती है, वो चार्जिंग पॉइंट्स भी बना रही है, सोलर एनर्जी के लिए भी काम कर रही है। वो सोलर एनर्जी के जो पैनल्स बनाएगी वो घरों में और कॉमर्शियल प्रॉपर्टीज़ में भी इंस्टॉल होंगे, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में भी इंस्टॉल होंगे। तो ये सब सारे के इनके पास मल्टीपल स्ट्रीम्स हैं पैसे कमाने की। तो ये कंपनियां बहुत ज़्यादा एडवांटेज कमाने वाली हैं। और हमें एक चीज़ और पता है, अभी हम आगे चल के कंपेयर करेंगे इंडिया की अगर रिटर्न्स को, अगर हम दुनिया के बाकी देशों के साथ रिटर्न्स के साथ कंपेयर करें या दुनिया की बड़ी कंपनियों के साथ रिटर्न से कंपेयर करें, तो हम ये पाएंगे कि इन कंपनियों ने, विदेशी कंपनियों ने, जो बड़ी कंपनियाँ, उन्होंने इंडियन मार्केट से काफ़ी ज़्यादा रिटर्न जनरेट किया है रिसेंट पास्ट में।
और ये ट्रेंड आगे चल के कंटिन्यू रहेगा क्योंकि इनके पास पैसा भी बहुत ज़्यादा है, इनोवेशन भी ज़्यादा है और ग्लोबलाइजेशन की वजह से अब इनको इतना हिंड्रेंस और टैरिफ और इन सब का भी सामना नहीं करना पड़ रहा है और आसानी से ये कहीं पे भी जाके अपना व्यापार कर रहे हैं और हर जगह से पैसा कमा रहे हैं। तो इसकी वजह से आने वाले समय में इनको और एडवांटेज मिलने वाला है। लाइकवाइज अमेजोन भी बहुत तरीके से पैसा कमा रहा है, मूवी स्ट्रीमिंग कर रहा है, किंडल ई रीडर है उसके पास, स्मार्ट होम्स के प्रोडक्ट्स हैं, क्लाउड स्टोरेज है, गेमिंग स्ट्रीमिंग है, ई कॉमर्स है, मोबाइल पेमेंट, लॉजिस्टिक, म्यूजिक। अलीबाबा के पास भी B2B, B2C, C2C पर बहुत तरीके से पैसे कमा रहे हैं। एक एक कंपनियों के पास मल्टीपल स्ट्रीम्स हैं पैसे कमाने की। फेसबुक के पास भी बहुत सारा डेटा है, बहुत प्रेजेंस है, सारे डेली लाइफ में एक तरह से उसने पेनिट्रेट करा हुआ है। और फेसबुक तो इतना ज़्यादा स्ट्रांग हो गया है कि अब वो किंग मेकर भी बन रहा है, इलेक्शन जिता रहा है। लोग कह रहे हैं कि शायद अगर इंडिया में फेसबुक नहीं होता तो 2014 में नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर नहीं बन पाते, क्योंकि वो सोशल मीडिया और व्हाट्सएप इसकी वजह से ही बन पाए थे। बाद में डोनाल्ड ट्रंप के लिए भी कहा जाता है कि रशिया के हैकर्स ने फेसबुक में और इस तरह में अलग अलग कैंपेन चला के वहाँ के इलेक्शन को अफेक्ट किया था और हिलरी क्लिंटन हार गई थी। तो ये सब सारी चीज़ें चलती रहती। मतलब फेसबुक और व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ये सिर्फ एक नॉर्मल सोशल मीडिया साइट्स नहीं बन गए हैं, ये काफ़ी गहराई तक अब हम क्या चूज़ करेंगे, हम कौन सा प्रोडक्ट खरीदेंगे, हम किसको वोट देंगे, ये सब सारी चीज़ें ये डिसाइड कर रहे हैं। क्योंकि अब ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वर्चुअल रियलिटी, इन सब का सहारा ले रहे हैं। तो ये एक तरह से हमारे माइंड को ब्रेन वॉश करने में भी सक्षम हो गए हैं। एप्पल का सिर्फ प्रोडक्ट नहीं बना रहा है, बहुत सारी सर्विसेज ऑफर कर रहा है। हर एक कंपनी के पास बहुत तरीके से पैसे कमाने की पावर है। और अगर हम इनकी टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन देखते हैं तो वो इंडिया में जितनी भी इक्विटी लिस्टेड है, यानी कि जितनी भी कंपनियां लिस्टेड हैं, BSE में आप मान सकते हैं हजार कंपनियां लिस्टेड है, उन सब की मार्केट कैपिटलाइजेशन का 3 टाइम्स अकेले ये ही 10 कंपनियां हैं, जिसमें से लगभग इंडिया की GDP के बराबर लगभग 2.7 या 3 ट्रिलियन की इंडिया की GDP और 2 ट्रिलियन के आसपास अकेले एप्पल की मार्केट कैपिटलाइजेशन है। अमेजॉन 1.6 ट्रिलियन, गूगल 1.4, यानी टोटल कॉम्बिनेशन 7.7 ट्रिलियन, यानी कि इंडिया की GDP का भी 3 टाइम्स आप कर दीजिए और इंडिया के जो टोटल स्टॉक मार्केट में लिस्टेड कंपनियां उनका भी 3 टाइम्स कर दीजिए। इतना खाली पोटेंशियल इन सिर्फ 10 कंपनियों के पास है। तो डेफिनेटली ये कंपनियां बहुत महान काम करेंगी आगे चल के और हम सब इनके प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं। तो मैं अपने सारे इंडियन भाई बहनों को ये सजेस्ट करूँगा कि क्योंकि हम इनके प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं तो हमें इनके प्रोडक्ट को खरीद के सिर्फ अपने पैसों को बर्बाद नहीं करना है, बल्कि इनके शेयर को खरीद के और इनके रेवेन्यू में अपना हिस्सा भी लेना है। तो टोटल फैंग प्लस इंडेक्स का जो मार्केट कैप है वो 7.7 ट्रिलियन है, इनका रेवेन्यू है 1 ट्रिलियन का और इनके पास 500 बिलियन का कैश है, जो कि इंडिया के फॉरेन रिजर्व के बराबर ही है, लगभग 85% के बराबर है। और इनकी जो इनकम है वो $179 बिलियन है, जो कि इंडिया की सभी इक्विटी की ओवरऑल इनकम से भी ज़्यादा है। तो डेफिनेटली हमें इन कंपनियों को अपने पोर्टफोलियो का पार्ट ज़रूर बनाना चाहिए और ये सारी के सारी बड़ी बड़ी कंपनियां पूरी दुनिया में काम करेंगी और उसका एडवांटेज हमें मिलना चाहिए। सिर्फ हमें इनके प्रोडक्ट बन के, इनके प्रोडक्ट को खरीद के इनका कंज्यूमर नहीं बनना है, हमें इन कंपनियों का मालिक बनना है। और मालिक आप तब बन पाएंगे जब आप इन प्रोडक्ट्स में इसको अपने पोर्टफोलियो में शामिल करेंगे, इसके शेयर्स को खरीदेंगे। दूसरी बात ये कि एक पॉइंट और आता है कि वाई इंडियन इन्वेस्टर नीड टू लुक बियॉन्ड इंडिया। इंडिया के बाहर हमें देखने की क्यों ज़रूरत है, क्योंकि काफ़ी समय से ये देखा जा रहा है कि अमेरिका, चाइना, यूरोप और ये जो कुछ बड़ी कंपनियां हैं ये इंडियन स्टॉक मार्केट से ज़्यादा रिटर्न बना रही हैं। तो अगर हम रिटर्न भी चाहते हैं तो अभी हमें इन कंपनियों की तरफ देखना चाहिए। आप देख रहे हैं कि जो ग्लोबल विनर हैं वो रोटेट करते रहते हैं, सिर्फ एक ही विनर नहीं रहता। जैसे 2011 में USA ने सबसे ज़्यादा रिटर्न बनाया, 2012 में इंडियन कंपनियों ने सबसे ज़्यादा रिटर्न बनाया, इंडियन मार्केट ने रिटर्न बनाया, फिर 2013 में अगेन अमेरिका ने 50% का रिटर्न बनाया, फिर 2014 में इंडियन मार्केट में सबसे ज़्यादा रिटर्न बना, फिर USA चाइना, USA चाइना। तो आप देख रहे होंगे कि इंडिया ने तो सिर्फ 2 बार टॉप किया है इस चार्ट को पिछले 9 सालों में, 10 सालों में, और ज़्यादातर और लगभग 4 बार वो बॉटम पे रहा और सिर्फ 2 बार टॉप किया, जबकि USA और चाइना ने लगभग 8 बार टॉप पे रहा है। तो इसलिए हमें USA और चाइना की कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। दूसरी चीज़, एक चीज़ और होती है कि अगर जिस तरह से हमारी करेंसी डिप्रिशिएट करती है और INR डिप्रिशिएट कर रहा है
और INR डिप्रिशिएट करता है, और अगर हमने अमेरिकन कंपनियों में एक्सपोजर लिया हुआ है, डॉलर के टर्म्स में हमने इंटरनेशनल फंड्स में एक्सपोजर लिए हुए हैं, तो वो भी हमारे रिटर्न्स में ऐड हो जाता है। तो जितना ज़्यादा INR डिप्रिशिएट करेगा और अगर हमने इंटरनेशनल फंड में डॉलर के टर्म्स में एक्सपोजर लिया हुआ है तो हमारा ओवरऑल रिटर्न्स बढ़ेगा। यहाँ पे एक एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश करी गई है कि किस तरह से चाइना, अमेरिका, वर्ल्ड इंडेक्स ने काफ़ी अच्छे रिटर्न्स दिए हैं इन कंपेरिजन टू इंडियन स्टॉक मार्केट। 2010 में एक MBA प्रोग्राम की जो कीमत थी इंडियन रुपीज़ में वो लगभग थी 51 लाख रुपए, अगर आप USA में MBA करना चाहते हैं। और 2021 में उसकी कीमत बढ़ के जस्ट बिकॉज इन्फ्लेशन हो गई 1,65,00,000। और 2010 में जब आपने 51 लाख रुपए इन्वेस्ट किए और वो 2011 से और 2020 के आसपास, ये देखिए ये रिटर्न दिखाया जा रहा है 2011 से 20 के बीच में जो इन्वेस्टेड अमाउंट है उसका रिटर्न क्या हुआ 10 सालों में। तो मान लीजिए इतना ही अमाउंट आपने इन्वेस्ट कर दिया, तो अगर करेंसी में इन्वेस्ट किया तो 43 लाख हुए, यानी कि आपका काम नहीं हो पाएगा, आप MBA नहीं कर पाएंगे, बहुत डिफरेंस है। चाहिए 1,65,00,000 और बनाया आपका 83 लाख। इंडियन इंडेक्स में अगर आपने इन्वेस्ट किया तब भी 1,23,00,000, आप काफ़ी पीछे रह गए। यूरोप MSCI यूरोप इंडेक्स में भी अगर आपने लगाया तब भी पूरा नहीं पड़ा। जापान में लगाया तो जस्ट मीट कर रहा है, थोड़ा नीचे ही है। लेकिन अगर आपने चाइना में लगाया या आपने वर्ल्ड इंडेक्स में लगाया या फिर आपने USA इंडेक्स में लगाया, MSCI USA में लगाया, तो ये आपको प्रॉपर रिटर्न दे पाया। तो इसलिए ये पता चल रहा है कि इंडियन मार्केट की कंपैरिजन में USA, वर्ल्ड इंडेक्स और चाइना ने ज़्यादा बेहतर रिटर्न दिए, और इवन जापान ने भी बेहतर रिटर्न दिया, और यूरोप ने भी इंडिया से बेहतर रिटर्न दी। तो इसलिए हमें अब इंटरनेशनल फंड्स की तरफ देखना चाहिए, और हमारे टोटल पोर्टफोलियो में 10 से 20% तक हम इंटरनेशनल फंड्स में एक्सपोजर ले सकते हैं। ये आप देख सकते हैं नैस्डैक, S&P 500 और निफ्टी 50 की क्या कंपैरिजन रहा है फैंग के साथ। ये ऑरेंज वाला ग्राफ फैंग का है, ये वाला ग्राफ डार्क ब्लू वाला नैस्डैक का है। फिर उसके बाद S&P 500 जो अमेरिका का इंडेक्स है, नैस्डैक भी अमेरिका का ही इंडेक्स है, IT इंडेक्स है, और ये निफ्टी 50 है। तो निफ्टी 50 अगर आप देखेंगे कि 1000 का इन्वेस्टमेंट 2014 में किया गया और फरवरी 2021 तक लगभग डबल हो पाया अगर किसी ने इंडियन मार्केट में इन्वेस्ट किया। फिर अगर उसने S&P 500 इंडेक्स में इन्वेस्ट किया होगा तो 2.5 गुना हो गया। अगर उसने नैस्डैक में इन्वेस्ट किया था 4 गुना हो गया। और अगर कहीं उसने फैंग में इन्वेस्ट किया होता तो वो 8 गुना हो जाता। ये बम्पर रिटर्न बनाया है इसने, जिससे भी इसका पोटेंशियल के बारे में पता चल रहा है कि हमें क्यों फैंग में इन्वेस्ट करना चाहिए। अच्छा, अब ये समझ लेते हैं कि ये किस तरह से ये 10 कंपनियां वेटेज रखती हैं ओवरऑल। तो तरीका इसका ये बनाया गया है कि सारे 10 की 10 कंपनियों का इस फैंग इंडेक्स में 10% का वेटेज होगा। जिसका रिटर्न ज़्यादा अच्छा हो जाएगा उसका रिटर्न बढ़ेगा, लेकिन क्वार्टरली उसको रीबैलेंस कर दिया जाएगा। मान लीजिए कि बाइडूस का बढ़ के 14% हो गया, या टेस्ला ने बहुत अच्छे रिटर्न दे दिए, 14% 15% हो गया उसका ओवरऑल वेट, तो उसको उतना घटा के रीएडजस्ट कर दिया जाएगा, और जो घटे हुए स्टॉक्स हैं उनको परचेज वापस कर लिया जाएगा। तो 10 स्टॉक्स का 10% का वेटेज रखेंगे। तो इस तरह से इसका मैकेनिज्म है। द पीरियोडिकल रीबैलेंसिंग अकर्स क्वार्टरली इसको रीबैलेंस किया जाएगा। वेट ऑफ ईच इंडेक्स constituent is set at 10%, equal weight on the date of rebalancing. Between the two rebalancing quarter, the weight of each index constituents may drift due to price movement observed for each stock. और जब भी ये होगा तो उसको वापस रीबैलेंस कर देंगे। वैल्यूएशन थोड़ा सा देख लेते हैं। ये फैंग प्लस स्टॉक्स की 12 मंथ फॉरवर्ड PE है, और ये इंडिया के कुछ जो टॉप स्टॉक्स हैं उनका फॉरवर्ड PE है। तो अगर आप कंपेयर करें तो आप पाएंगे कि इंडिया के जो ये स्टॉक्स हैं ये इनका वैल्यूएशन ज़्यादा एक्सपेंसिव है, इनका PE काफ़ी ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू फैंग को। खाली इसमें टेस्ला का अगर आप छोड़ दें, टेस्ला और ट्विटर ने ही काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव फॉरवर्ड PE दिखाया हुआ है, अदरवाइज़ बाकी सारे कंपनियों का PE काफ़ी नॉर्मल है। नेटफ्लिक्स का बनता है, अमेज़ॉन का बनता है, सारी चीज़ों इन सब का बनता है। तो इंडियन कंपनी जो कि काफ़ी अंडर परफॉर्म कर रही हैं, बहुत अच्छा रिटर्न भी नहीं जनरेट कर रही हैं, उनकी कंपैरिजन में इनकी वैल्यूएशन काफ़ी सस्ती है। हमें मिराई एसेट NYSE फैंग प्लस ETF या म्यूचुअल फंड ऑफ फंड में क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए? पहली बात, फोकस एंड इक्वल वेटेड एक्सपोजर इन इनोवेशन, हाई ग्रोथ टेक्नोलॉजी, इंटरनेट एंड मीडिया स्टॉक्स,
दूसरा रीज़न, पोर्टफोलियो ऑफ कंपनीज विच आर गियर्ड टू पार्टिसिपेट इन फ्यूचर टेक्नोलॉजी डिस्ट्रप्शन। ये वो सारी कंपनियां हैं जो भविष्य में होने वाली जितने भी नए इनोवेशन होंगे, जो कि नए नई चीज़ें आएंगी, मार्केट नए डिस्ट्रप्टर पैदा होंगे, उसमें ये काफ़ी अच्छा कंट्रीब्यूट करेंगी। प्रोवाइड पैसिव इंटरनेशनल एक्सपोजर प्रीडोमिनेंटली टू यूएस मार्केट एट लो कॉस्ट इफेक्टिव भी है ये। दूसरी बात, प्रोवाइड बेनिफिट ऑल्सो फ्रॉम INR डिप्रिसिएशन। तो हमें, अगर मैंने अभी आपको बताया भी था कि जैसे अगर हम इंटरनेशनल फंड्स में एक्सपोजर लेते हैं डॉलर के टर्म्स में, और उसमें हमारा INR डॉलर के टर्म्स में डिप्रिशिएट करता है, तब भी हमें फ़ायदा मिलता है, तो इसका भी एडवांटेज मिलेगा हमें। हैज़ डिलीवर्ड बेटर रिटर्न्स एंड रिस्क एडजस्टेड रिटर्न देन निफ्टी 50 एंड नैस्डैक 100 इन द लॉन्ग रन। तो ये भी एक बहुत अच्छा रीज़न है इसमें इन्वेस्ट करने का। 30 अप्रैल को NFO बंद हो रहा है, 19 अप्रैल को स्टार्ट हुआ था, 6 तारीख को अलॉट कर दिया जाएगा। बेंचमार्क इसका NYSE FANG प्लस इंडेक्स है, NSE BSE में लिस्ट होगी ये, और जो म्यूचुअल फंड्स के थ्रू खरीदना चाहते हैं वो भी खरीद सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आप व्हाट्सएप नंबर दिया है, उसमें आप अपना क्वेरी डाल सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में ही आपको डीमैट अकाउंट ओपन करने का लिंक दिया होगा, वहाँ से आप डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। मिस्टर सिद्धार्थ श्रीवास्तव इसके फंड मैनेजर हैं। मिनिमम इन्वेस्टमेंट 5,000 रुपीज़, देन आफ्टर मल्टीपल ऑफ 1 रुपीज़। फंड ऑफ फंड के लिए मिनिमम इन्वेस्टमेंट 5,000 रुपीज़ और उसके बाद मल्टीपल ऑफ एडिशनल परचेज 1,000 रुपीज़। डेट का टैक्सेशन होगा, क्योंकि इंटरनेशनल फंड्स है ये, तो उसमें इक्विटी टैक्सेशन आपको नहीं मिलेगा, डेट का टैक्सेशन मिलेगा। रिडम्पशन इसका T+5 में होगा, T+2 में नहीं होगा, क्योंकि इंटरनेशनल फंड है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, थोड़ा देर से पैसे मिलेंगे आपको। और मंथली सिप और क्वार्टरली सिप 5,000 रुपीज़ की होगी, 1,000 की नहीं होगी, और लमसम परचेज भी 5,000 का ही होगा। ये इसका रिस्कोमीटर है, रिस्क कैटेगरी काफ़ी हाई रखी जाएगी। वैसे इतनी बड़ी कंपनियां हैं, काफ़ी डाइवर्सिफाइड हैं, बड़ी कंपनियां हैं, जाइंट कंपनियां हैं, लेकिन प्राइस फ्लक्चुएशन इनमें काफ़ी तेज़ होता है, तो रिस्क इनका ज़्यादा रहेगा। थैंक यू वेरी मच। आपकी कोई भी क्वेरी है, कोई सलाह है, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए, और इस वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।